स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी, तुम्हारा कक्षाध्यापक एवं हिंदी शिक्षक। आज के वीडियो में हम लोग पाठ्य पुस्तक का पाठ नौरंगिया, जिसके रचनाकार कैलाश गौतम जी हैं, उस पर विचार विमर्श करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे, उसकी समस्याओं को देखेंगे। आज मुख्य रूप से हम लोग 6 बिंदुओं पर नौरंगिया का आकलन करेंगे, देखेंगे, जिसमें पहला होगा कवि परिचय, दूसरा कविता का सारांश, तीसरा कविता के आधार पर कवि गौतम की नारी भावना, चौथा कविता का उद्देश्य और पांचवा कविता का संदेश। छठवां भाग होगा नौरंगिया जो मुख्य पात्र है कविता में, उसके चरित्र चित्रण के मुख्य बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर आप लोगों के आते रहेगा कवि के परिचय का स्मृति संकेत के रूप में पाठ का शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसे आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। और ये जितनी बातें हम लोग चर्चा करेंगे अलग अलग बिंदुओं पर, ये सभी आप लोगों के पाठ का रचना मूलक प्रश्न है। इसे भी उतारने का प्रयास करेंगे, उतार लेंगे और बार बार वीडियो को सुनेंगे। और पाठ बहुत छोटा है, कविता है, इसलिए पाठ को भी 5-7 बार रीडिंग करने का प्रयास करेंगे। इतनी सारी बातों के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का यह पाठ जो है वो परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैलाश गौतम जी के का परिचय जो है लेते हैं, देखते हैं कि उनका क्या परिचय है। आधुनिक गीतकारों में कैलाश गौतम का नाम श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी है। इनका जन्म 8 जनवरी 1944 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के डिग्गी गांव में हुआ। उन्होंने MA तथा BEd की डिग्री हासिल किया। कविता प्रेमियों के हृदय में कैलाश गौतम का नाम कलम और बाणी से झकझोरने वाले जादुई कवि के रूप में विद्यमान है। इनकी सोच जनवादी थी। कविता में ग्राम्य संस्कृति का मनमोहक तथा यथार्थ चित्रण इनकी भी कविताओं में मिलता है। ये आकाशवाणी इलाहाबाद से जुड़े थे। सेवानिवृत्त होने के बाद तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश गौतम को आज़ादी के पूर्व स्थापित हिंदुस्तानी एकेडमी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। एकेडमी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इस महान कवि का निधन 9 दिसंबर 2006 को हुआ। कैलाश गौतम को अपने जीवन काल में पाठकों और श्रोताओं से जो प्रशंसा या ख्याति मिली, वह दशकों बाद किसी बिरले कवि को नसीब होती है। कैलाश गौतम जिस गरिमा के साथ हिंदी कवि सम्मेलनों का संचालन करते थे, उसी गरिमा के साथ कागज पर अपनी कलम को धार देते थे। इन्होंने प्रयाग को अपना कर्म क्षेत्र चुना। कैलाश गौतम के स्वभाव में काशी और प्रयाग दोनों के संस्कार रचे बसे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की तरफ ध्यान देंगे। सीली माचिस की तीलियां जो कविता संग्रह है, जोड़ा ताल कविता संग्रह, 3/4 अंश भोजपुरी की कविता संग्रह है, सिर पर आग गीत संग्रह, शीघ्र प्रकाश्य, बिना कान का आदमी दोहा संकलन, चिंता नए जूते की निबंध संग्रह है, आदिम राग गीत संग्रह, तंबुओं का शहर उपन्यास है, जोड़ा ताल, सिर पर आग, 3/4 आन्हर, कविता लौट पड़ी, बिना कान का आदमी, ये सभी की सभी रचनाएं प्रकाशाधीन हैं। आदि प्रमुख काव्य कृतियां हैं जो कैलाश गौतम की कालजयी बनाती हैं। जय जय सिया राम और तंबुओं का शहर जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास अप्रकाशित रह गए। अमावस्या का मेला, कचहरी और गांव गया था, गांव से भागा आदि कैलाश गौतम की सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं हैं। कैलाश गौतम जी को अब तक कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुका है, जिसमें परिवार सम्मान, प्रतिष्ठित ऋतुराज सम्मान और मरणोपरांत तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने
कैलाश गौतम को यश भारती सम्मान से सम्मानित किया। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब कविता के सारांश को हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। जनवादी रचनाकार कैलाश गौतम रचित नौरंगिया कविता ग्राम्य संस्कृति पर आधारित कविता है। कविता में कवि ने भारतीय जीवन का पर्याय बन चुकी आधी आबादी के कर्मठ जीवन का बड़ा ही यथार्थ चित्रण नौरंगिया कविता में किया है। वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र उपजाऊ भूमि से निर्मित है। उसका मूल कारण गंगा का कछारी अंचल होना है। यह अंचल प्राकृतिक सभ्यता के साथ लोगों में जीवन के प्रति उल्लास को व्यक्त करता है। गीतात्मक शैली में रचित नौरंगिया कविता में व्यक्तिवाचक संज्ञा को केंद्र में रखकर कर्मठ स्त्री का कवि ने चित्रण किया है। वे कहते हैं कि गंगा पार की रहने वाली नौरंगिया किसी प्रकार का छल प्रपंच नहीं जानती। वह ताकतवर का अपने बल पर सामना करती है, क्योंकि उसका पति ऐसे कोयले के समान है जो किसी काम का नहीं है। एकदम स्त्री चरित्र आलसी और निकम्मा है। इस पति के साथ भी वह शान से जीवन का गुजर बसर करती है। वह अपने श्रम शक्ति के बल पर गांव वालों में चर्चा का विषय बनी हुई है, मानो वह अखबार की सुर्खी हो। उदाहरण देखिए कविता से। गांव की गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। नौरंगिया की शारीरिक बनावट अत्यंत कसावटपूर्ण है। श्रम के कारण उसके मुखमंडल की आभा देखते बनती है। वह देखने में अमोले के समान अर्थात लालिमा युक्त मुखमंडल वाली है, जिस पर काले केस राशि भंवरे के समान मंडराते रहते हैं नजर आते हैं। उसके मुखमंडल से निकलता पसीना उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। उसके होठ मानो अभी बोल उठेंगे का प्रतिबिंब दिखलाते हैं। नौरंगिया को ईश्वर की अविश्वसनीय रचना कही जा सकती है। इस पर सबकी नजर है। उसके लिए स्वयं को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में लेखपाल और ठेकेदार की नीयत भी ठीक नहीं है। कविता से उदाहरण देखिए। जैसी नीयत लेखपाल की वैसी ठेकेदार की है। नौरंगिया गंगा पार की है। नौरंगिया कविता की नायिका ग्राम्य जीवन की स्त्री चरित्र को बखूबी चित्रित करती है। नौरंगिया का चेहरा भोला और बोली मिठास युक्त है। वह एक लाठी के समान सीधी है। उसे अपने श्रम शक्ति पर विश्वास है। वह कभी भी काम से हार नहीं मानती है। सुबह से शाम तक काम करते हुए बिताती है। ऐसे समय में सांप, बिच्छू, गोजर आदि विषैले जानवरों को मारती है। अपना मनोरंजन वह विविध भारती के गानों से करती है। वह अपनी आंखों में आने वाले त्यौहार को लेकर सपने देखते हुए कर्म में लगी हुई है। कविता का उदाहरण देख ले। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला भोला चेहरा बोली मीठी, आंखों में जीवन के सपने, तैयारी त्यौहार की है। नौरंगिया एक आशा और विश्वास को लेकर अनवरत अपना काम करती है। उसके घर का छाजन पुराना तथा भीत पुरानी हो चुकी है। उसकी मरम्मत के लिए तथा बंधक रखे गहनों को छुड़ाने के लिए रात दिन वह एक समान श्रम करती है। परंतु पकी फसल कटते ही महाजन उपस्थित हो अधिकांश भाग ले लेता है। उसका मन पूर्णतः टूट जाता है। साल भर की गई मेहनत व्यर्थ जाते देखकर वह मन महसूस कर रह जाती है। कभी उसकी स्थिति को दिखाकर समाज से प्रश्न करता है कि कब तक श्रम का उचित मूल्य नौरंगिया जैसे पात्रों को न मिल पाएगा। इधर नौरंगिया साल भर अपना काम करती ही नहीं है, बल्कि अपनी हंसी को बदस्तूर बनाए रखती है। मन में स्वप्न को पाले अगले वर्ष के लिए कमर कस चुकी है। ऐसे में वह दूसरे से मांग कर चप्पल पहनती है और नई साड़ी उधार में लेकर पहनती है। नौरंगिया कविता में समाज की स्थिति का जीवन चित्रण हुआ है। काम करने वाले कामगार कृषि के कामों को करके जहां अपना पेटोपार्जन किया करते थे, वहीं जब साल भर काम के बाद भी उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता, तब नौरंगिया के पति के समान निखट्टू, जनखा और जोयला पात्र का मिलना बड़ी आम बात हो जाती है। पुरुष की बैचारगी लाचारी में नौरंगिया जैसी पात्र अपने श्रम से परिवार का आजीविका ही नहीं चलाती, बल्कि अपने सपने से पूरे परिवार के सपने को बचाए रखती है। ये रहा कविता का सारांश। अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए कविता नौरंगिया
के आधार पर जो साहित्यकार हैं, रचनाकार कवि गौतम की जो नारी भावना है उसको हम लोग देखेंगे, स्पष्ट करेंगे। प्राचीन काल में जिस नारी को भक्ति और साधना की दृष्टि से विकारपूर्ण और तुच्छ मत समझा जाता है, तुलसी के शब्दों में देखा जाए, नारी नयन सर जाहिन लागा, महाघोर निशि सोवत जागा, वह आधुनिक विकास काल में विधि की अम्लान कल्पना बनकर सबकी श्रद्धा का पात्र बन गई है। कवि प्रसाद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। हजारी प्रसाद जी ने कहा है कि माँ बनकर नारी संपूर्ण सृष्टि का भार वहन करने वाली इकाई बन जाती है। अब नवरंगिया के जीवन से संबंधित विशेषताओं पर दृष्टिपात करने से कवि गौतम की नारी के प्रति जो संवेदना पारावार बनकर हिलोरे लेती दिखाई पड़ती है, उससे यही जान पड़ता है कि नारी आज भी हमारी संस्कृति की संवाहक और ग्रामीण सभ्यता की रक्षक है। किसी भी परिवार की संरचना पुरुष और स्त्री के सामंजस्य से ही संभव है, किंतु पहिए के रूप में किसी पारिवारिक गाड़ी के प्रधान अंग समझे जाने वाले पुरुष और स्त्री में से यदि पुरुष ही जनका, जोइला और निखट्टू हो जाए तो भला उस परिवार के दुखों का अंत कहाँ। ऐसी स्थिति में भी नवरंगिया जैसे चरित्र को कवि ने जिस दृष्टि से गढ़ा है, उसमें नारी का महिमा मंडित गौरवमय स्वरूप ही झलमलाता दिखाई पड़ता है, जो खेती जैसे मेहनत के कार्यों को करते हुए भी पति के कंधे से कंधा मिलाकर अपने सुखों को बांटती है और परिवार को टूटने से बचाए रखती है। कविता से उदाहरण देखें, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती, संग संग पीती। इतना ही नहीं, नारी के लिए उसके आभूषण जीवन की खुशियों के आधार होते हैं, जिसे वह गृहस्थी की गाड़ी को ठीक प्रकार से चलाते रहने के लिए गिरवी रखकर भी अफसोस नहीं करती और अपने पति के साथ टूटे फूटे घर में हंसते हुए जीवन काट देती है। उसके जीवन में अभाव का हाहाकार इस प्रकार से फैला हुआ है कि मंगनी की चप्पल और उधार की साड़ी पहनने पर विवश होने के बाद भी आंखों में जीवन के सपने सजाना नहीं छोड़ती तथा त्योहार की तैयारी में लगी रहती है, जिससे जीवन और समाज में उसकी मर्यादा नष्ट न हो। यही है वह भारतीय नारी जो दिन भर कठिन परिश्रम करने से कभी थकती नहीं, बल्कि खेती के कार्यों से थोड़ा भी अवकाश पाने पर बनी मजदूरी करके भी जीवन निर्वाह को तपस्या समझती है और बड़े ही शांत सहज भाव से परिश्रमशील जीवन जीने के कारण गांव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है, जो अपने जीवन जगत के कार्यों को भगवान समझकर ईमानदारी से करते हुए स्त्रीत्व की रक्षा करने में सफल है। उदाहरण देख लें कविता का। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती बचना, जैसी नियत लेखपाल की वैसी ठेकेदार की, नौरंगिया गंगा पार की। तो चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हुए कविता के उद्देश्य की तरफ बढ़ चलते हैं। कैलाश गौतम का संपूर्ण रचना संसार गंगा के समान विस्तृत माने तो गलत नहीं होगा। शब्दों की कलाकारी, उसके गीतात्मकता से कोई भी पाठक अचंभित हुए बिना नहीं रह सकता है। कविता गोष्ठी में आना और अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को झूमने के लिए विवश कर देना कैलाश गौतम सरीखे कवियों के बस की बात है। गीतात्मकता का भाव होते हुए भी उनकी कविताएं प्राणहीन या उद्देश्य नहीं है। नौरंगिया कविता भी एक उद्देश्यपूर्ण कविता है। नौरंगिया कविता ग्रामीण जीवन पर आधारित कविता है, जिसमें कैलाश गौतम जी ने भारतीय ग्राम की दशा का बड़ा ही जीवंत वर्णन किया है। आज़ादी मिलने के पश्चात भी ग्राम्य जीवन में लेखपाल और ठेकेदारों की मनमानी को यह कविता बयां करती है। ग्रामीण जीवन में दो प्रकार के लोग मिलते हैं, एक वे जिनकी खुद की का जमीन है और दूसरे वे जो खेतिहर मजदूर हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास खेती की अफराद जमीन है और मजदूरों से अपनी खेती कराते हैं। ऐसे ही लोगों की कारस्तानी है कि साल भर अपने श्रम से बंजर भूमि को उपजाऊ बना
डालने वाले नौरंगिया जैसे कर्मठ स्त्री को अपने स्वप्न को खत्म करना पड़ता है। ग्रामीण जीवन की दुश्वारियों को दिखाकर कवि ने पाठक मन को संवेदना से भर दिया है। श्रम का जब उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है तब पुरुष वर्ग निकट्टू रहना ज्यादा पसंद करता है। ग्रामीण जीवन में सिर्फ बदनीयती ही नहीं बल्कि परिवेशगत विषमताएं भी जीवन को दुष्कर बनाती हैं। कविता में सांप, गोजर, बिच्छू को मारना इसी बात का प्रमाण है। कविता नौरंगिया के माध्यम से ग्राम्य जीवन के वैचारिकी या लाचारी पर कवि ने प्रकाश डाला है। प्रत्येक वर्ष नौरंगिया जैसी मेहनतकश पात्र अपने लिए सुनाले सपने सजोती हैं, पर पकी फसल का अधिकांश भाग चले जाने पर वह उदास व मन महसूस कर कुछ न कर पाने की स्थिति से दो दो हाथ करती हैं। कवि ने ऐसे जीवन पर प्रश्न उठाते हैं कि आखिर कब तक उन्हें इस जीवन से जूझना होगा। नौरंगिया कविता सच्चे अर्थों में एक उद्देश्य पूर्ण कविता है, जिसमें श्रम के दोहन, उचित मुआवजा न मिलने का अधिकांश लोगों द्वारा शोषण की भट्टी में ठेकेदारों द्वारा सताए जाने का वर्णन हुआ है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि कविता हम पाठकों को क्या संदेश देती है। ग्रामीण जीवन वैसे भी अभाव और असुविधाओं से भरा होता है, उसमें भी एक खेती करने वाली नारी नौरंगिया जिसका अंतिम सहारा पति भी निकट्टू निकम्मा हो तो भला उसकी पीड़ा का अंत कहाँ। ऐसी स्थिति में यदि कभी नौरंगिया जैसी उद्यमशीलता हो तभी जीवन और परिवार सुखी और संपन्न हो सकेगा। अभाव में व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, उसे बेहद ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य कर्म को करते रहना चाहिए। नौरंगिया की पारिवारिक विसंगतियों और व्यवस्थाओं से की गई समझौतावादी दृष्टिकोण से उसकी जिस संतोषी प्रवृत्ति का एहसास होता है, उससे तो यही संदेश संतोषम परमम सुखम, अर्थात विषम परिस्थितियों में भी सुखी जीवन जीने के लिए संतोष ही एकमात्र रामबाण मरहम होता है। संतोष के साथ अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहने वाला ही जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। अभाव, विवशता और विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। जैसा कि मुक्तिबोध ने कहा है कि कोई काम बुरा नहीं है बशर्ते कि आदमी खड़ा हो, तभी व्यक्ति के जीवन में जीवंतता आ सकती है। इसके साथ ही साथ प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि सुखी और आनंदपूर्ण जीवन के लिए समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चलिए अब अंतिम बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, जो नौरंगिया के चरित्र चित्रण के मुख्य बिंदु हैं, उनको हम लोग देखेंगे। थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं। नौरंगिया कविता के रचनाकार कैलाश गौतम जी हैं। व्यक्तिवाचक शीर्षक में रचित कविता नौरंगिया ग्रामीण जीवन पर आधारित कविता है, जिसमें कवि ने नौरंगिया नामक स्त्री के कर्मठ जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। इसके नौरंगिया के चरित्र चित्रण को हम लोग 5 बिंदुओं पर आकलन कर सकते हैं उसका, जिसमें प्रथम होगा कर्मठ युवती, नौरंगिया कर्मठ है। दूसरा छल प्रपंच से दूर। तीसरा आनंद सुंदरी। चौथा विषम परिस्थितियों से लोहा लेने वाली। पांचवा प्रत्येक परिस्थिति में सुखी और खुश रहने वाली। तो अब तक हम लोगों ने देखा नौरंगिया पाठ का, जिसके रचनाकार कैलाश गौतम जी हैं, उनका परिचय, कविता का सारांश और कविता के आधार पर गौतम जी की जो नारी भावना है उसको, कविता का उद्देश्य, कविता का संदेश और नौरंगिया जो मुख्य नायिका है कविता की, उसके चरित्र के मुख्य बिंदुओं के। फिर एक बार आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि स्क्रीन पर कवि का परिचय स्मृति संकेत के रूप में, पाठ का शब्दार्थ, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न एवं नौरंगिया के चरित्र चित्रण के मुख्य बिंदु आते रहेंगे, जिसे आप कॉपी में उतार कर तैयार करेंगे एवं पाठ को ध्यान से 4-5 बार पढ़ेंगे। तब वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ताकि परीक्षा के उद्देश्य से आपका
जो है पाठ तैयार हो सके। ये जितने भी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया, ये सभी आपके रचनामूलक प्रश्न हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसके बाद अगर पाठ को आप लोग ध्यान से 4-5 बार पढ़ते हैं और वीडियो को 4-5 बार ध्यान से सुनते हैं तो आपका पाठ जो है पूर्णतः जो है परीक्षा के उद्देश्य से तैयार हो जाएगा। अब यही समाप्त करते हैं और आज के बाद कल जो है देखते हैं कि कल क्या टॉपिक देते हैं, या अगला जो वीडियो आएगा कल ना कह करके अगला कह ले, है ना। और अब हम वीडियो को बंद करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।